हमारा टॉपिक होगा साझेदारी। आपने समझा भी है कि साझेदारी क्या है, और हमारा टॉपिक साझेदारी का पुनर्गठन। तो हम सबसे पहले साझेदारी की बात करेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें पूंजी लगाना चाहते हैं, उस व्यापार से उत्पन्न लाभ को आपस में बांटने का फैसला करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय के लाभों से उत्पन्न लाभ को या ऐसी जो संचालन व्यवस्था होती है उसे हम साझेदारी कहते हैं। और यदि ये सब इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है, अर्थात जो साझेदारी के नियम हैं उन्हें परिवर्तित किए जाते हैं, तो उसे हम परिवर्तन करना ही साझेदारी का पुनर्गठन कहलाएगा। अर्थात उस ठहराव में जो परिवर्तन होगा वह साझेदारी का पुनर्गठन कहलाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं साझेदारों के संबंध में, अर्थात उनके बीच में होने वाले जो परिवर्तन है उसे भी हम साझेदारी का पुनर्गठन कह सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि पुनर्गठन कब किया जाएगा। यहाँ पे एक सवाल आएगा कि पुनर्गठन कब होगा, यह पुनर्गठन है तो यहाँ पे हम बात करेंगे। पहली स्थिति होगी कि यदि जो वर्तमान साझेदार हैं उनके मन में आता है कि जो लाभ हानि अनुपात है हमारा, या फिर लाभ हानि का विभाजन जो किया जा रहा है वह विभाजन कम ज़्यादा किया जाए। अब जो पहले अनुपात था उस अनुपात में वो चाहते हैं कि इसका विभाजन जो हो रहा है जैसे समान अनुपात में लिया जा रहा है, लेकिन उसमें एक साझेदार कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ। तो इस दशा में यह साझेदारी का यदि हम लाभ हानि अनुपात का विभाजन कम ज़्यादा करेंगे तो पुनः पूरी नीतियाँ नियम कानून लगाना होगा, अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। अर्थात लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर पुनर्गठन किया जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं यदि कोई नए व्यक्ति को या नए साझेदार को हम प्रवेश देंगे, नए साझेदार के प्रवेश पर यदि हम इसे प्रवेश करेंगे तो हमें ये मालूम है कि जो पुराना अनुपात है हम लोगों का, अर्थात साझेदारों का जो पुराना अनुपात है उस पुराने अनुपात में परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन होगा तो यह साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। यह दशा हो सकती है। तीसरा हम देखते हैं कोई हमारे साथ का साझेदार अर्थात अवकाश ग्रहण करेगा। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो भी वह अपने हिस्से की जो लाभ हानि की राशि रहेगी वो छोड़ेगा, उसका अनुपात जो बचे हुए साझेदार उन्हें मिलेंगे। अर्थात यह कंडीशन हो जाएगी पुनर्गठन की। अर्थात यदि कोई आए या कोई जाए तो पुनर्गठन की स्थिति यहाँ पे बनेगी। इसी प्रकार यदि हम चौथा देखें तो किसी साझेदार की मृत्यु पर, किसी जो साझेदार हैं उस साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी साझेदारी में पुनर्गठन हो जाएगा, क्योंकि वह साझेदार जो भाग लेता था वह भाग अब जो शेष साझेदार हैं उन्हें मिलेंगे, अर्थात इन्हें अपना अनुपात पुनः सुधारना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी साझेदार की मृत्यु पर पुनर्गठन हो सकता है। और हम आगे बात कर सकते हैं कि जो हमारी फर्म है वह अन्य कोई फर्म वैसी ही है, अन्य फर्म में विलय होने पर यदि हमारी ही जैसी कोई दूसरी फर्म काम कर रही है और सेम काम है, एक जैसा काम है, और हम चाहते हैं कि अलग अलग फर्म न होकर एक फर्म होकर हम काम करें, एक हम कारखाना बना लें, तो हम यहाँ कहेंगे कि विलय हो गया, दोनों फर्म एक साथ हो जाएगी तो लाभ हानि अनुपात में फिर परिवर्तन हो जाएगा, लाभ हानि और नियम भी परिवर्तित हो जाएंगे। इन कारणों से साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति आएंगे, कुछ जाएंगे, मृत्यु में भी जाने जैसी स्थिति है, विलय होगा। तो इतने दिन जब इन्होंने काम किया है, इन लोगों ने काम करने के कारण इनकी एक रेपुटेशन मार्केट में हो गई है, अर्थात इनका एक नाम हो गया है, और इसे ही हम नाम को
सुनाम के नाम से भी अच्छा नाम सुनाम कह सकते हैं, इसे प्रसिद्धि के नाम से भी जान सकते हैं, इसे हम लोकप्रियता भी कह सकते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्म का जो यश है, लोकप्रियता है, प्रसिद्धि है और अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की क्षमता है, अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की क्षमता है, अर्जित करने की क्षमता जो है, इसे ही हम, यही नाम ख्याति कहलाता है, इसे ही हम ख्याति कहते हैं और इंग्लिश में इसे गुडविल कहते हैं। अर्थात किसी फर्म के यश, नाम, लोकप्रियता को हम ख्याति कहते हैं। जेओ मांगी साहब ने तो यहाँ परिभाषा दिया है कि भविष्य में लाभार्जन करने की व्यापार की जो क्षमता होती है उसे हम ख्याति कहते हैं। अब आपने ख्याति के विषय में समझ गए होंगे। ख्याति में और भी हम जो बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे ख्याति जो है वो एक स्थायी संपत्ति होती है, क्योंकि यह लाभ कमाने में साथ देती है, सहयोग करती है, सहायक होती है, इसीलिए ख्याति एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। ख्याति जो है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती इसीलिए वह अमूर्त है, लेकिन लंबे समय तक रहती, इसलिए वह स्थायी संपत्ति मानी जाती, अदृश्य संपत्ति मानी जाती है। ख्याति जो है, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जो अच्छी फर्में होती है वो ख्याति को अपलिखित कर देती है, अर्थात उसे धीरे धीरे समाप्त कर देती है, और जो फर्में ऐसा नहीं करती उन फर्मों को हम अच्छी फर्म नहीं मानते। तो इस प्रकार से हमने ख्याति का अर्थ और ख्याति की विशेषता भी समझा, और ख्याति उत्पन्न क्यों होती है इसकी भी हम बात कर सकते हैं कि ख्याति उत्पन्न क्यों होती, या ख्याति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से है, ख्याति को उत्पन्न करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इसकी भी हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम ले सकते हैं यहाँ पे लिख देते हम कि व्यापार जो है, तो व्यापार की स्थिति की बात करते हैं हम। ख्याति उत्पन्न होने के कारण, और पहला है जो व्यापार की स्थिति की बात करते हैं कि व्यापार हमारा ऐसी स्थिति में है या फिर ऐसी लोकेशन में है जहां पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। कोई मेन स्पॉट में आपकी दुकान है जहां ग्राहकों को सुविधाएं होती है और ग्राहक वहाँ बार बार आते जाते रहते हैं, तो आपका व्यापार अपने आप ही सभी को मालूम हो जाएगा, अर्थात आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो यहाँ पे ख्याति उत्पन्न हो जाएगी आपकी। ये कारण से ख्याति उत्पन्न होती है, और इसे हम व्यापार की स्थिति के कारण जो ख्याति उत्पन्न होती है इसे हम स्थानीय ख्याति कहते हैं। इसका नाम स्थानीय ख्याति है, यह याद रखना है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत गुण के कारण, कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके व्यक्तिगत गुण इतने बेहतर होते हैं कि उन्हें लोग उनकी ईमानदारी के कारण, सच्चाई के कारण या व्यवहारिकता के कारण लोग उन्हें पहचानने लगते हैं, और इस पहचान के कारण ही लोग उनके पास ग्राहक अधिक से अधिक आने लगते हैं, और आने के कारण हम कह सकते हैं कि उनकी ख्याति या लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो दूसरा रीज़न है व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत गुण के कारण ख्याति उत्पन्न होती है। पहला हमने देखा व्यापार की स्थिति के कारण, व्यक्तिगत गुण के कारण। तीसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं माल की गुणवत्ता। जो माल है उसकी गुणवत्ता, माल की गुणवत्ता के कारण भी यहाँ पर ख्याति उत्पन्न होती है। जैसे आप जानते हैं कि वह व्यापारी जो सबसे अच्छा माल देता है,
बिल्कुल सही माल देता है तो वह कहाँ जहाँ पर भी हो लेकिन वहाँ पर ग्राहक आने लगते हैं, अर्थात माल की गुणवत्ता को देखकर उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, ग्राहक आने लगते हैं और ग्राहक आने से उसे प्रॉफिट अधिक होने लगता है, अधिक लाभार्जन होने लगता है। इसके कारण यहाँ पे ख्याति उत्पन्न होती है। और भी बात करें विक्रय के बाद सेवा की, कोई व्यापारी जो है वो क्या काम करता है कि माल खरीदने के बाद घर पहुंचा के देता है या फिर दूसरी सेवाएं देता है, उधार की सेवाएं देता है, तो भी ख्याति उत्पन्न हो जाती है। विज्ञापन की चर्चा करें तो विज्ञापन भी एक ऐसा माध्यम जिसके कारण ग्राहक अधिक आने लगते हैं, अर्थात अधिक लाभार्जन होने लगता है, इसलिए विज्ञापन के कारण भी ख्याति उत्पन्न होने लगती है। कर्मचारियों के व्यवहार की बात करें कि आपके यहाँ कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके कारण भी आपके व्यापार को प्रसिद्धि मिल जाती है और प्रसिद्धि मिलने के कारण ख्याति उत्पन्न होती है। तो ख्याति उत्पन्न होने के कारण यही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ख्याति के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।